Hello everyone, this is CS Sangeet Kedia from Sangeet Kedia Academy. आज के लेक्चर में what I am going to discuss that is the amendments which are applicable for December 2020 exam. तो आज हम amendments डिस्कस करेंगे which are applicable for December 2020 exam. Applicable for December 2020 examination. ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में. Now the thing is that amendments for December 2020 examination for which papers? यहां पे क्या क्या पेपर्स हम कवर करेंगे. अच्छा, एक चीज और, दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन के लिए अमेंडमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं तो किस पेपर्स के लिए देखिए यहां पे. अच्छा, मैं पहले पीरियड भी बताया था आपको, ठीक है. आई एम गोइंग टू कवर द अमेंडमेंट्स विच हैव टेकन प्लेस फ्रॉम 1st of January to 30th of June 2020, which is applicable for December 2020 examination. You know that ICSI Institute of Company Secretaries of India क्राइटेरिया के साथ एग्जाम से 6 महीने पहले तक जो अमेंडमेंट्स आ चुके हैं वही एग्जाम में एप्लीकेबल होते हैं. इसलिए आपको 30 जून 2020 के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं, लॉ में अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2020 एग्जाम. वो 6 मंथ वाले क्राइटेरिया के हिसाब से, मतलब 1 जुलाई 2000 ऑनवर्ड्स, 1 जुलाई 2020 उस दिन या उसके बाद जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो दिसंबर 2020 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, 6 महीने क्राइटेरिया के हिसाब से. एंड अभी आज की लेक्चर में जो मैं अमेंडमेंट डिस्कस करूंगा, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, लॉ में चेंजेस हुए हैं, वो कौन से पीरियड में, 6 महीने के पीरियड में. कौन से 6 महीने के पीरियड? 1 जनवरी 2020 टू 30th of June 2020. इसका मतलब ये है, मैं यहां पे एक एजम्पशन लेके चल रहा हूं. आई एम टेकिंग एन एजम्पशन कि साहब यू आर ऑलरेडी अपडेटेड, आपके लेक्चर्स एंड बुक्स मटेरियल वगैरह ऑलरेडी अपडेटेड है, ऑलरेडी अपडेटेड बुक्स एंड लेक्चर्स आपके पास हैं अप टू 31st of December 2019 विच वर एप्लीकेबल फॉर जून 2020 एग्जाम, जो कि हुए ही नहीं, वो कैंसिल हो गए बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इशू, कोविड-19 इशू. तो जून 2020 एग्जाम के लिए जो एप्लीकेबल था एंड 31 दिसंबर 2019 तक आप अपडेटेड है, वहां तक के अमेंडमेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं. यहां तक के आप ऑलरेडी अमेंडमेंट जानते हैं जो कि जून 2020 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल थे. और उसके बाद के नेक्स्ट 6 मंथ के पीरियड के अमेंडमेंट में यहां कवर कराने जा रहा हूं विच आर एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2020 एग्जाम. अच्छा, जो लोग आपको 31 दिसंबर 2019 तक अपडेटेड नहीं है, मान लिया कोई बच्चा दिसंबर 2019 एग्जाम के लिए 30th of June 2019 तक ही अपडेटेड है और 1 जुलाई 2019 से लेके 2019 टू 31 दिसंबर 2019 पीरियड के अमेंडमेंट्स उसका नहीं है या अपडेटेड नहीं है, तो वो अमेंडमेंट्स हमारे लेक्चर, हमारे अमेंडमेंट नोट्स हमारे वेबसाइट पे, हमारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे sangeetkedia.academy.com पे अवेलेबल है, तो आप वहां रेफर कर सकते हैं. इफ यू आर नॉट ऑलरेडी अपडेटेड अप टू 31 दिसंबर 2019, मान लिया आप 30 जून 2019 तक ही अपडेटेड हैं, उसके बाद का अपडेटेड मटेरियल आपके पास नहीं है, अमेंडमेंट्स नहीं है, तो हमारे वेबसाइट पे वो अपडेशन, लेक्चर भी और नोट्स भी, वो सब अवेलेबल हैं ऑन आवर वेबसाइट. एंड वो आपकी हमारी वेबसाइट दैट इज sangeetkedia.academy.com. नो स्पेस. इस वेबसाइट पे sangeetkedia.academy.com, इस वेबसाइट पे आपको जो पिछले 6 महीने, मतलब जो अमेंडमेंट्स मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं इससे पहले 6 महीने के अमेंडमेंट, दैट इज द 1 जुलाई 2019 टू 31 दिसंबर 2019, उस पीरियड के अमेंडमेंट के नोट्स और लेक्चर आपको अवेलेबल है, तो आप रेफर कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी अपडेटेड नहीं है तो. ऑलरेडी अपडेटेड है, वेल एंड गुड.
इसका मतलब आज की क्लास में, आज के लेक्चर में व्हाट आई एम गोइंग टू कवर अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2020 एग्जाम एंड अमेंडमेंट्स कौन से पीरियड के मैं डिस्कस करूंगा 1 जनवरी 2020 टू 30 जून 2020 और 30 जून 2020 के बाद के जो अमेंडमेंट्स हैं 1 जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स वो आपके दिसंबर 2020 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे एज पर द 6 मंथ्स क्राइटेरिया ऑफ द आईसीएसआई एंड 30 जून। इसलिए कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगस्त में कोई अमेंडमेंट आया है, सितंबर को अमेंडमेंट आया, वो पूछते रहते हैं सर दिसंबर में एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। आईसीएसआई क्लियर कट गाइडलाइंस है, एग्जाम से पहले 6 महीने पहले चले जाइए। जब दिसंबर में पेपर होने वाले 6 महीने में 30 जून 2020 उस दिन तक के जो अमेंडमेंट, उसके बाद अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, इंडस्ट्री में अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, तो बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये पीरियड के अमेंडमेंट्स में कवर करने जा रहा हूं आज के लेक्चर में 1 जनवरी 2020 टू 30 जून 2020 एंड इसका मतलब एजम्पशन है कि इस डेट से पहले की आप अपडेटेड हैं, आपके पास अपडेटेड मटेरियल है, अपडेटेड नोट्स हैं, लेक्चर है, नहीं है तो मैंने उसके पिछले 6 महीने का भी बता दिया फ्रॉम 1 जुलाई 2019 टू 31 दिसंबर 2019 उस 6 महीने के पीरियड, मतलब इससे पहले 6 महीने के पीरियड के नोट्स और लेक्चर अपडेटेड हमारे वेबसाइट पे यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप रेफर कर सकते हैं। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट एंड फ्री है, कोई चार्ज नहीं है एंड कोई भी इसको डाउनलोड करता है, कोई भी रेफर करता है एंड कोई चार्जेस नहीं, ठीक है। एनीवे एक तो ये होगी बात आपको कि आज के लेक्चर में हम क्या, अब बात करने जा रहा हूँ किस पेपर के अमेंडमेंट में आज के लेक्चर में कवर करने जा रहा हूँ इन टुडे लेक्चर। एक तो है टुडेज लेक्चर इज पर्टेनिंग टू अमेंडमेंट विच फॉर विच एग्जाम दिसंबर 2020 एग्जाम, कौन से पीरियड के अमेंडमेंट में कराने जा रहा हूँ 1 जनवरी 2020 टू 30 जून 2020। अच्छा, एंड इसके अलावा कौन से पेपर्स के लिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज के लेक्चर में जो अमेंडमेंट में डिस्कस करने जा रहा हूं वो कौन से पेपर्स के लिए वो देखिए आपको। फॉर विच पेपर्स, नंबर 1 कंपनी लॉ न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, शॉर्ट में ईपी, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। नंबर 2 SBEC पेपर सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, अगेन न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। एक्चुअली के जो अमेंडमेंट्स है कॉमन अमेंडमेंट्स है जो कई सारे पेपर में सेम अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल, इसलिए मैं वो सारे एक साथ ही बता रहा हूं कि आज की अमेंडमेंट क्लास किस किस पेपर में आपको यूज होगी। देखिए, तो SBC न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर। नंबर 3 कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। ये कंपनी लॉ न्यू सिलेबस है, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस है, कभी ओल्ड सिलेबस भी चल रहा है आप जानते हैं। और ये भी पता होगा साहब ओल्ड सिलेबस का एक अटेम्प्ट और बढ़ गया है, पहले दिसंबर 2020 लास्ट अटेम्प्ट होना था, नाउ जून 2021 तक आईसीएसआई ने अलाउ कर दिया है, एक अटेम्प्ट और बढ़ गया है ओल्ड सिलेबस वालों के लिए, मतलब एक अटेम्प्ट और आपको अवेलेबल है। एंड वन मोर पेपर एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, ओल्ड सिलेबस, प्रोफेशनल प्रोग्राम, ओल्ड सिलेबस, प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये चारों पेपर्स के अमेंडमेंट में इकट्ठे डिस्कस करूंगा क्योंकि सेम अमेंडमेंट में तो टॉपिक्स को लॉ अल्टीमेटली मोरलेस, एसबीसी में भी कुछ कंपनी लॉ का क्वेश्चन आता है, ये कंपनी लॉ है, ये भी कंपनी लॉ, ये भी कंपनी लॉ है, ठीक है। तो सेम अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल, हाँ कुछ जहां फर्क होगा मैं अपने आप बता दूंगा कि साहब इस पेपर में ऐसा, इसमें मैं अपने आप बता दूंगा। अच्छा, एक और चीज, मैं यहां पे टॉपिक का नाम बोलूंगा, इस टॉपिक के अंदर मतलब चैप्टर का नाम बोलूंगा, इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर ये चेंज है। मैं चैप्टर नंबर नहीं बोलूंगा, क्यों चैप्टर नंबर क्यों नहीं बोलूंगा कि चैप्टर नंबर आपके कंपनी लॉ में वही सेम चैप्टर कंपनी लॉ न्यू सिलेबस में अलग हो सकता है, चैप्टर नंबर कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस में अलग हो सकता है, कंटेंट सेम है, नंबर चैप्टर नंबर अलग है, चैप्टर का नाम भी सेम है। एडवांस कंपनी लॉ के अंदर कंटेंट हो सकता है सेम है, लेकिन चैप्टर का हो सकता है नाम भी अलग हो, चैप्टर नंबर, मैं नंबर नहीं बोलूंगा, सिर्फ चैप्टर का नाम बोलूंगा, ठीक है। लेकिन जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें चैप्टर नंबर भी लिखा रहेगा। तो नोट्स मैंने अलग अलग बनाए हैं, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस का अलग बनाया अमेंडमेंट के नोट्स, एसबीसी का अमेंडमेंट के नोट्स अलग बनाए, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस अलग बनाए, एडवांस, चारों के अलग अलग बनाए। चारों जो पेपर्स इसके अमेंडमेंट में डिस्कस करने जा रहा हूं लेक्चर में, इन सबके अमेंडमेंट के नोट्स मैंने अलग अलग बनाए, उनमें आपको चैप्टर नंबर, चैप्टर का नाम, पेज नंबर सब कुछ लिखा होगा, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी, आप आराम समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं लेक्चर के अंदर मैं बार बार पेज नंबर ये नहीं बोलूंगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि सेम अमेंडमेंट
इसका पेज नंबर अलग है, इसका पेज नंबर अलग, इसका अलग है, इसका अलग है, चारों का अलग अलग है, आप कंफ्यूज होंगे। तो आई विल नॉट अनाउंस द पेज नंबर, मैं चैप्टर का नाम बताऊंगा, चैप्टर के अंदर टॉपिक का नाम, वो सब में कॉमन है, चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम, वो सब कॉमन है, एंड वो मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, कहीं चैप्टर का नाम ही अलग है, जैसे ACL में कुछ चैप्टर्स आपके सेम कंटेंट सेम है लेकिन चैप्टर का नाम अलग है, तो मैं बता दूंगा यहाँ चैप्टर का नाम इसकी जगह ये है, बट बाकी पेज नंबर, चैप्टर नंबर, ये मैं क्लास अभी लेक्चर में अनाउंस नहीं करूंगा। व्हाई? बिकॉज दैट विल क्रिएट द कंफ्यूजन। क्योंकि सेम चीज है, सेम अमेंडमेंट है, लेकिन इसमें चैप्टर नंबर अलग है, इसमें चैप्टर नंबर अलग है, इसमें चैप्टर नंबर अलग है, चैप्टर नंबर, पेज नंबर अलग है, ठीक है। इसलिए आई विल नॉट अनाउंस द पेज नंबर एंड चैप्टर, लेकिन नोट्स जो आपको देंगे, नोट्स मैंने चारों का अलग अलग बनाए हैं। कंपनी लॉ अमेंडमेंट फॉर कंपनी लॉ न्यूज सिलेबस अलग है, SBC के अमेंडमेंट अलग, नोट्स अलग है, सब में उसमें स्पेसिफिकली उसी के हैं, तो उसमें हेडिंग में लिखा रहेगा, उसमें पेज नंबर, चैप्टर नंबर सब कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ चैप्टर का नाम एंड टॉपिक का नाम एंड उसमें क्या चेंजेस है, ठीक है, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, ठीक है। कॉमन अमेंडमेंट्स हैं फॉर ऑल द 4 पेपर्स, ऑल द 4 पेपर्स। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नोट्स स्पेसिफिक है, चारों के मैंने अलग अलग नोट्स कॉपी पेस्ट करके इसमें पेज नंबर पर चेंज करके एंड अकॉर्डिंगली उस पेपर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नोट्स के साथ आप रेफर करेंगे लेक्चर को, तो आपको बहुत आसानी से चीज समझ में आएगी। तो आई स्टार्ट विद द अमेंडमेंट्स। ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बता दिया कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द अमेंडमेंट्स। देखिए, सबसे पहला अमेंडमेंट आपका टॉपिक है प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर इज प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इस चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट है, कुछ चेंजेस हैं। अच्छा, सेम चैप्टर कंटेंट, मतलब जो अमेंडमेंट में बताने जा रहा हूं, ये सेम चैप्टर का नाम कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस में भी है, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस में भी है, एंड एज वेल एज SPC में भी है, सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर्स। इन तीनों पेपर में सेम नाम है। लेकिन ACL के पेपर में, एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस के पेपर ACLP, इस पेपर में सेम अमेंडमेंट जो बताने जा रहा हूं, वो सब पेपर टॉपिक चैप्टर का नाम है कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन। तो चैप्टर का नाम ही अलग, आप कंफ्यूज जाएंगे क्योंकि आप ACLP के स्टूडेंट हैं, मान लिया आप वो देख रहे हैं तो बोले सर ये तो चैप्टर ही नहीं हमारे। तो ये सेम अमेंडमेंट आपका जो चैप्टर है कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन, 4 पेपर्स में, 3 पेपर में, तीनों पेपर में चैप्टर का नाम सेम है, प्रमोशन फॉर्मेशन कंपनी। ACLP में आपको इस चैप्टर का नाम क्या है? कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन, जो अमेंडमेंट में बताने जा रहा हूं। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर एक आपको टॉपिक दे रखा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज टॉपिक के अंदर एक आपको सब टॉपिक है रिजर्वेशन ऑफ नेम, कि आप रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए, तो एक टॉपिक आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, और उस टॉपिक के अंदर एक आपको सब टॉपिक रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं। अच्छा, अभी तक आप पढ़ते आते हैं रिजर्वेशन नेम के लिए एप्लीकेशन जो लगती थी इनफॉर्म रन, किसमें लगती थी? रन, इनफॉर्म रन, इसमें लगती थी रिजर्व यूनिक नेम, एंड एप्लीकेशन लगती थी टू द रजिस्ट्रार CRC सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। इसको एप्लीकेशन लगती थी किस फॉर्म में? रन में, रिजर्व यूनिक नेम। इसमें एप्लीकेशन लगती थी फॉर रिजर्वेशन नेम। अब रन फॉर्म जो है यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड रिजर्वेशन नेम के लिए जो एप्लीकेशन लगेगी, नॉट इन द फॉर्म रन, ये पहले था। अब इसमें अमेंडमेंट क्या आ गया? एप्लीकेशन सेम रजिस्ट्रार CRC सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर को ही लगेगी, उसके रजिस्ट्रार को लगेगी, लेकिन एप्लीकेशन का फॉर्म चेंज हो गया। एप्लीकेशन का फॉर्म क्या हो गया? अमेंडेड प्रोविजन क्या है? अमेंडेड प्रोविजन क्या? देखिए, नाउ द एप्लीकेशन शैल बी मेड इन फॉर्म स्पाइस प्लस, ऐसे लिखते हैं, स्पाइस प्लस, SPIC कैप्स में, E स्मॉल फिर प्लस, स्पाइस प्लस, इसमें एप्लीकेशन लगेगी। स्पाइस प्लस का फुल फॉर्म क्या, मैं लिख देता हूं, ये ऐसे लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म क्या देखिए आपको,
सिंप्लीफाइड, मैं यहां लिखता हूं, थोड़ा स्पेस चाहिए, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, ये भी लिखते हैं, देन कोलन INC 32, ऐसे, मतलब सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस कोलन देन INC 32, ये पूरा फुल फॉर्म है इसका। तो हम शॉर्ट में से लिखते हैं स्पाइस प्लस, बट उसका फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, एंड वो फॉर्म है, मतलब नाम दे दिया स्पाइस, बट एक्चुअली जो फॉर्म नंबर है INC 32 वो आपका, और INC 32 आपको ये है। इससे तो पहले हम एप्लीकेशन जो लगाते थे फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम इन फॉर्म रन, अब उसकी जगह किसमें लगाएंगे, स्पाइस प्लस में। स्पाइस प्लस का फुल फॉर्म क्या है, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्लस। तो आपका रिजर्वेशन नेम जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर 2 पैराग्राफ हैं, एंड दोनों पैराग्राफ के अंदर 2 आपको रन फॉर्म, दोनों पैराग्राफ में एक जगह रन का रेफरेंस आ रहा है, तो दोनों पैराग्राफ के रन की जगह क्या हो जाएगा, स्पाइस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इन बोथ द पैराग्राफ्स अंडर दिस सब टॉपिक रिजर्वेशन नेम अंडर द टॉपिक इनकॉर्पोरेशन कंपनी, दोनों पैराग्राफ के अंदर रन की जगह क्या हो जाएगा, स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस का फुल फॉर्म क्या है, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, एक टॉपिक वैसे वो बताऊंगा भी अमेंडमेंट में आपको। एक टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ नेम, जैसे कंपनी अपना नाम बदल रही है, तो जब नाम बदलते हैं सेक्शन 13 ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम में पढ़ते हैं आप, तो जब नाम बदलते हैं तो उस केस में भी तो आपको नया नाम के लिए अप्लाई करना पड़ता है कि नया नाम रिजर्वेशन के लिए। तो पहले उसमें भी सेम जैसे इनकॉर्पोरेशन के समय हम रन में अप्लाई करते हैं, वैसे ही चेंज ऑफ नेम। तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन के समय रन की जगह क्या हो गया, स्पाइस प्लस हो गया, ठीक है। लेकिन चेंज ऑफ नेम के समय, चेंज ऑफ नेम अभी मैं बताऊंगा अभी अमेंडमेंट, चेंज ऑफ नेम के समय आपको रन का रन ही है, वहां कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर एक कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है एंड इट इज गोइंग फॉर चेंज ऑफ नेम, एंड उस केस में आप नया नाम के लिए अप्लाई करते हैं ROC को, नया नाम रिजर्व करने के लिए, तो उसके लिए वहां एप्लीकेशन रन में ही लगेगी, नॉट स्पाइस प्लस। इस वहां कोई चेंज नहीं आया है, चेंज ऑफ नेम में कोई चेंज नहीं आया है, वहां रन में ही एप्लीकेशन लगेगी, एंड वहां स्पाइस प्लस में एप्लीकेशन नहीं लगेगी, ये मैं आगे बता भी दूंगा, ठीक है। लेकिन एट द इनकॉर्पोरेशन का समय, जब कंपनी नहीं बना रहे हैं, उस समय जो आप रिजर्वेशन नेम के लिए एप्लीकेशन अभी तक हम रन में लगाया करते थे, अब किस में लगाए, स्पाइस प्लस, एंड उसका फुल फॉर्म क्या है, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस INC 32। ये INC 32 भी साथ में लिखना है, ब्रैकेट में ऐसे पूरा, जैसे मैं लिखा है ना पूरा फुल फॉर्म, ये लिख के स्पाइस प्लस, उसके साथ ब्रैकेट में फुल फॉर्म ये लिखना है, एंड दैट इज फुल फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म स्पाइस प्लस, ठीक है। और 2 पैराग्राफ रिजर्वेशन नेम टॉपिक के अंदर है, सब दोनों पैराग्राफ के अंदर रन का रेफरेंस आ रहा है, दोनों जगह रन की जगह क्या कर लीजिए, स्पाइस प्लस, एंड दिस द फुल फॉर्म। एंड अभी बार में बता रहा हूं, इनकॉर्पोरेशन के समय रिजर्वेशन नेम की एप्लीकेशन स्पाइस प्लस लगेगी, लेकिन कंपनी बनने के बाद कभी कोई कंपनी चेंज ऑफ नेम के लिए जाती है, तो वहां पे चेंज ऑफ नेम के केस में स्पाइस प्लस नहीं यूज होता, वहां रिजर्वेशन नेम के लिए एप्लीकेशन हम रन में ही लगाएंगे, जैसे पहले लगाते थे, वहां कोई चेंज नहीं, वहां कोई इंपैक्ट नहीं। नाउ सेम टॉपिक सेम चैप्टर के अंदर, चैप्टर जब बदलेगा तो मैं अपने आप बता दूंगा, सेम चैप्टर के अंदर दैट इज प्रमोशन एंड फॉर्मेशन कंपनी, और ACLP में एडवांस कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन, सेम चैप्टर में आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज टॉपिक के अंदर ही पहला सब टॉपिक रिजर्वेशन नेम में चेंज आ गया, एक आपका आगे एक सब टॉपिक है अंडर द टॉपिक सेम इनकॉर्पोरेशन कंपनी, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद द रजिस्टर्स, इनकॉर्पोरेशन कंपनी टॉपिक के अंदर ही सब टॉपिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स with the registrar of companies, with the ROC. This is again sub topic under the topic incorporation of companies. अच्छा, पहले हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एप्लीकेशन लगाते थे फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी, अभी पढ़ते थे फॉर रिजर्वेशन नेम, वो तो पहले की बात है। हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एप्लीकेशन लगाते फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो पहले हम लगाते थे इन फॉर्म, पहले व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लगाते थे अर्लियर, पहले हम लगाते थे इन INC 32 स्पाइस,
ऐसे लिखते थे, ठीक है। इस फॉर्म में एप्लीकेशन लगाते थे टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी पहले। अब ये चेंज हो गया है एंड नाउ अमेंडेड क्या देखिए, नाउ विल मेक द एप्लीकेशन टू द आरओसी फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इन फॉर्म स्पाइस प्लस। अभी आप सुनिएगा, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। वही फुल फॉर्म स्पाइस प्लस सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस कोलन INC 32। मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पे, सिंप्लीफाइड, यहां लिखता हूं स्पेस थोड़ा सा, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस INC 32। मतलब पहले इस फॉर्म में अप्लाई करते थे आरओसी को INC 32, ये तो आपको ओमिट हो गया, उसकी जगह क्या गया स्पाइस प्लस। तो ये जो टॉपिक है फाइलिंग डॉक्यूमेंट विद आरओसी, इस टॉपिक के पहले पैराग्राफ में इसका रेफरेंस आ रहा है कि इस फॉर्म में अप्लाई करना आरओसी को, तो इसकी जगह आप ये कर लीजिएगा, फुल फॉर्म ये लिख लेंगे, ठीक है। INC 32 स्पाइस काट के उसकी जगह स्पाइस प्लस लिखना है और ब्रैकेट में फुल फॉर्म ये लिखना है, ठीक है। पहले ही पैराग्राफ, इस सब टॉपिक में पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आरओसी को लगी INC 32 स्पाइस, उसको काट के इसकी जगह स्पाइस प्लस। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर स्पाइस प्लस जो है ये फॉर्म, अभी हमने पढ़ा था साहब रिजर्वेशन और नेम के लिए अप्लाई करते हैं, वो स्पाइस प्लस में अमेंडेड प्रोविजन के हिसाब से, और यहां आरओसी को भी अप्लाई कर रहे हैं इन स्पाइस प्लस में। बता दूं क्या, देखिए स्पाइस प्लस जो फॉर्म है इसके, मैं अलग से बताता हूं आपको, इसके दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। फॉर्म को जब आप MCA की वेबसाइट पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA.nic.in पे आप जाके, सॉरी MCA.gov.in, उस पर आप जाके देख सकते हैं MCA की वेबसाइट के ऊपर, वहां पे जब ये फॉर्म देखेंगे स्पाइस प्लस के दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। तो व्हेन वी अप्लाई टू द रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर फॉर रिजर्वेशन नेम, तो इसमें स्पाइस प्लस का पार्ट ए, इस फॉर्म का पार्ट ए यूज होता है। एंड व्हेन वी आर मेकिंग द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे पार्ट बी ऑफ दिस फॉर्म यूज होता है। तो फॉर्म नंबर तो मैं वही बताऊंगा ना, स्पाइस प्लस ही बोलूंगा, लेकिन एक्चुअली के इस फॉर्म के दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो व्हेन वी आर अप्लाइंग टू द रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर फॉर रिजर्वेशन नेम, तो उसमें स्पाइस प्लस का पार्ट ए, इस फॉर्म का पार्ट ए यूज होता है, पार्ट बी नहीं यूज होता, ठीक है। मतलब बेसिकली वी आर अप्लाइंग इन पार्ट ए ऑफ स्पाइस प्लस, ठीक है। जब व्हेन वी आर अप्लाइंग टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी, तो वहां पे कौन सा पार्ट यूज होता है, पार्ट बी ऑफ द फॉर्म स्पाइस प्लस। तो लेकिन फॉर्म तो सेम ही है, इसलिए हम स्पाइस प्लस दोनों जगह बोले, लेकिन एक्चुअली थोड़ा डिटेल में जाके देखें तो ये है फर्क, वहां पे पार्ट ए ऑफ द फॉर्म यूज होता है स्पाइस प्लस का, और इनकॉर्पोरेशन के ऑफ द कंपनी के लिए जो अप्लाई करते हैं टू द आरओसी, वहां पे यूज था पार्ट बी ऑफ दिस फॉर्म स्पाइस प्लस। तो ये फर्क, तो आप कंफ्यूज हो सकते, मैंने थोड़ा बता दिया कि साहब ये क्या है। इसका दोनों जगह रिजर्वेशन नेम टॉपिक के अंदर भी वहां पर रन की जाए क्या होगा स्पाइस प्लस, और इन द केस ऑफ फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद आरओसी फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी, वहां INC 32 स्पाइस की जगह क्या हो गया स्पाइस प्लस। लेकिन फर्क क्या मैंने बता दिया, वहां पार्ट ए यूज होता है, यहाँ पार्ट बी यूज होता है, लेकिन फॉर्म का नाम सेम है, इसे दोनों का हम स्पाइस प्लस। और स्पाइस प्लस का फुल फॉर्म क्या बना होता है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस INC 32। इज दैट ओके, इज दैट क्लियर नाउ। सेम इसका इफेक्ट एक जगह और आपका, एक आपका टॉपिक आपका दे रखा है पहले से जो टॉपिक है, इज दिस क्लियर नाउ। सेम चैप्टर के अंदर प्रमोशन एंड फॉर्मेशन कंपनी और ACLP में आपको कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन, सेम चैप्टर के अंदर आपका एक टॉपिक दे रखा है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, रूल 38, स्पाइस रूल 38, एक टॉपिक देखा ना सिंप्लीफाइड, पहले से जो अर्लियर आपको पहले से टॉपिक दे रखा है, जो टॉपिक दे रखा है आपको ऑलरेडी इस चैप्टर में, सिंप्लीफाइड स्पाइस करके टॉपिक दे रखा है, रूल 38 आपको याद होगा। इसमें आप एक साथ तीन चीजों के लिए अप्लाई करते हैं, इफ यू रिमेंबर, एप्लीकेशन फॉर डिन डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर
रिजर्वेशन ऑफ नेम एंड एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी। जो जनरल मेथड ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन में ये सब चीज अलग अलग होती है, लेकिन रूल 38 में जब आप इनकॉर्पोरेशन अप्लाई करते हैं तो वहां पे यू अप्लाई फॉर ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। एप्लीकेशन फॉर डिन मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैंने बता रखा फास्ट मेथड है। रूल 38 में जो अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन फॉर डिन मतलब सेम एप्लीकेशन के तो डिन के लिए अप्लाई होता है, रिजर्वेशन नेम के लिए अप्लाई होता है और इनकॉर्पोरेशन अलग अलग कुछ नहीं है, अलग अलग कुछ नहीं है। अच्छा, इसके लिए अभी तक जो हम अप्लाई करते थे किस फॉर्म में अप्लाई करते थे, अभी तक जो करते थे हम INC 32 स्पाइस। अगेन आप सोचेंगे साहब ये फॉर्म नंबर तो सेम है जो वहां भी था जनरल मेथड में, सेम नंबर सेम है, लेकिन जब आप रूल 38 के ऑप्शन यूज करें, जब फॉर्म यूज करते हैं, फॉर्म में था एप्लीकेशन रूल 38, तो फॉर्म का फॉर्मेट ही चेंज होता है। फॉर्म का जैसे इसमें ऑप्शंस होते हैं ना, फॉर्म में अंदर ऑप्शंस होते हैं, ये अप्लाइंग अंडर विच सेक्शन, अंडर विच रूल 38 सेलेक्ट करते क्या फॉर्म का फॉर्मेट, नंबर सेम है लेकिन फॉर्मेट बदल जाता था। एंड उसके अंदर ये तीनों चीज के लिए एप्लीकेशन एक साथ आती है रूल 38। तो यहां भी हर जगह INC 32 स्पाइस जो था इसकी जगह होगा स्पाइस प्लस, वही फुल फॉर्म सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, ठीक है, INC 32, ठीक है, सेम। इसका मतलब ये बार बार देखिए, ये फॉर्म नंबर आपको लग रहा है जनरल मेथड ऑफ इनकॉर्पोरेशन में भी सेम फॉर्म नंबर था, एंड आपको जनरल मेथड अब अमेंड होके INC स्पाइस प्लस हो गया, सॉरी। अच्छा, वैसे यहां पर भी जनरल मेथड के अंदर आपको INC 32 स्पाइस करके स्पाइस प्लस हो गया, तो यहां भी INC 32 जो रूल 38 के अंदर अप्लाई, यहां बार बताऊं फॉर्म नंबर सेम है, लेकिन जब आप रूल 38 सेलेक्ट करते हैं, जैसे स्पाइस प्लस आपने ओपन किया, फॉर्म क्लिक किया, ओपन खुल गया, फिर उसके अंदर एप्लीकेशन रूल 38 एक ऑप्शन आता है, उसको क्लिक किया, जब क्लिक करेंगे तो फॉर्म का फॉर्मेट ही बदल जाएगा। फॉर्मेट ही बदल जाएगा साहब, उसमें तीनों चीज की एप्लीकेशन एक साथ आ जाएगी। अभी पता है जनरल मेथड के अंदर आप रिजर्वेशन नेम के लिए अप्लाई अलग करते हैं, वो CRC को अप्लाई करते हैं, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर को, डिन के लिए अलग एप्लीकेशन लगाते हैं, इनकॉर्पोरेशन अलग अलग। लेकिन जब रूल 38 में अप्लाई करते हैं तो एक साथ ही, तो फॉर्म नंबर सेम है, लेकिन जब रूल 38 ऑप्शन चूज करते हैं फॉर्म को ओपन करके, तो फॉर्म का फॉर्मेट चेंज होता है, उसमें ये सारी चीजें खुल जाएंगी कि डिन के लिए एप्लीकेशन भी उसी में लगेगी, रिजर्वेशन नेम, तो इसका काम फास्ट हो गया कि आप अलग अलग स्टेज पे अलग अलग अप्लाई नहीं कर रहे, सिंगल एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, जिससे आपका काम फास्ट हो। ये रूल 38 का पर्पज था कि आपको एक फास्ट मेथड प्रोवाइड किया जाए, जिसके थ्रू आप कंपनी को बना इनकॉर्पोरेट करने से लेट जितनी भी चीजें हैं वो एक साथ अप्लाई कर दें ना। तो ये रूल 38, तो रूल 38 की जो में चेंज किया गया कि जहां जहां फॉर्म था INC 32 स्पाइस, उसकी जगह क्या गया स्पाइस प्लस, ठीक है, ये चेंज आ गया और कुछ नहीं है। इसका मैंने क्या किया है, आपको जो नोट्स मिलेंगे उसके अंदर पूरा टॉपिक रिप्रोड्यूस कर दिया है, उसमें लिख दिया है मैंने, देखो पहले वाला टॉपिक लिख दिया है, पहले वाला जो टॉपिक है उसके पेज नंबर के साथ, ठीक है। चेंज इन हेडिंग से नजर चेंज, हेडिंग में चेंज जगह होगा, पहले हेडिंग में स्पाइस था, हेडिंग में स्पाइस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद पूरे टॉपिक के अंदर 4 जगह आपको ये फॉर्म का रेफरेंस आ रहा था, उसकी जगह चारों जगह क्या होगा स्पाइस प्लस हो जाएगा। मतलब मैंने वैसे पूरा टॉपिक आपको नोट्स में जो अमेंडमेंट के नोट्स मिलेंगे पूरा टॉपिक रिप्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उस टॉपिक में चेंज क्या मैं बताता हूं, एक तो हेडिंग के अंदर और प्लस 4 जगह, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, सेकंड पैराग्राफ के अंदर, थर्ड पैराग्राफ के अंदर, फोर्थ पैराग्राफ में कोई चेंज नहीं है, और फिफ्थ पैराग्राफ, मतलब एक तो मैं लिख देता हूं यहां पे, एक तो हेडिंग होगी एंड एक पैराज 1, 2, 3 एंड 5, फोर्थ पैराग्राफ में कोई चेंज नहीं है। इन सभी पैराज के अंदर हर एक पैरा में एक ही जगह इस फॉर्म का रेफरेंस आ रहा है, तो उसकी जगह स्पाइस प्लस हो जाएगा, और हेडिंग में भी ई आ रहा है, इसकी जगह स्पाइस प्लस हो जाएगा। इसका तो बेसिकली हेडिंग प्लस ऑल द पैराज एक्सेप्ट पैरा नंबर 4, सब जगह INC 32 स्पाइस की जगह स्पाइस प्लस हो जाएगा, यही चेंज है। तो लेकिन मैंने पूरा टॉपिक रिप्रोड्यूस कर दिया, कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, लेकिन चेंज यही है, ठीक है, चेंज यही है। इसका मतलब ये फॉर्म ही अबॉलिश हो गया, INC 32 स्पाइस अबॉलिश हो गया, उसकी जगह से ले स्पाइस प्लस ने ले लिए, जनरल मेथड के अंदर भी और रूल 38 के अंदर भी। एंड रूल 38 के अंदर मतलब ना फॉर्म जब सेलेक्ट करते हैं स्पाइस प्लस में रूल 38, तो इस फॉर्म का फॉर्मेट चेंज होता है, लेकिन नाम फॉर्म का सेम है, स्पाइस प्लस सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस INC 32। इज दैट ओके? तो ये चेंज यहां पे आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेम चैप्टर के अंदर
इसके बाद जहां ये रूल 38 कंप्लीट हो रहा है उसके बाद ये आपको एक टॉपिक मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी नंबर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ईएसआई कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, रूल 38A। इसके जस्ट बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा रूल 38A। रूल 38A में आप ये पढ़ते थे कि जब आप रूल 38 में अप्लाई करते हैं फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी, तो उसके साथ एक ई फॉर्म और लगता है, एजाइल, INC 35, याद है एजाइल, जिसमें विच कंटेन्स एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द 3 नंबर्स, जीएसटी नंबर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन नंबर एंड एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नंबर। इन 3, इसमें अब 2 चीज और ऐड हो गई है। मैं देखिएगा पूरा टॉपिक रिप्रोड्यूस कर दिया, लेकिन चेंज ये कि 2 चीज और ऐड हो गई। क्या ऐड हो गई? अब आप रूल 38 में जो एप्लीकेशन लगाते हैं फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी, उस एप्लीकेशन के साथ आपको एक और एप्लीकेशन आपको लगी, एजाइल। पहले एजाइल लगती थी, अब उसका नाम हो गया एजाइल प्रो, ठीक है, उसका नाम हो गया एजाइल प्रो, ठीक है। और फॉर्म नंबर सेम INC 35, लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज हो गया, ऑब्वियसली फॉर्मेट चेंज हो गया, फॉर्म नंबर इज सेम बट फॉर्मेट हैज बीन रिवाइज। तो पहले एजाइल था, इसका एजाइल प्रो। नाउ इट कंटेन्स एन एप्लीकेशन ऑफ 5 थिंग्स। पहले 3 वाली तो सेम है, जीएसटी नंबर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वो सेम, ESI एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस वो सेम है। 2 चीज और क्या हो गई, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एक्चुअली जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होते हैं, जैसे CA हैं, CS हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका एक प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट लेवल पे। तो प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। आप कंपनी बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने की कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपका बैंक अकाउंट खोलना है, उसके लिए ओपनिंग, उसी एप्लीकेशन के थ्रू आप इसकी 2 चीज क्या ऐड हो गई। एक तो फॉर्म जो है रूल 38A में हम जो एप्लीकेशन लगाते थे, मतलब जब रूल 38 में आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी, ये तो पहले वाला स्टेज है, उसके साथ एक एप्लीकेशन लगती थी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन नंबर्स। तो पहले जो लगती है वो सब सेम है, फर्क यह आ गया एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टेन नंबर। पहले अब एप्लीकेशन जो लगती थी उसका फॉर्म का नाम था एजाइल, ये कट कर देता हूं, इसकी जगह वो एजाइल प्रो, इसकी जगह वो एजाइल प्रो। फॉर्म नंबर सेम है, नाम बदल दीजिए कंफ्यूजन हो, एंड INC 35, लेकिन इसका फॉर्मेट रिवाइज कर दिया होगा, ऑब्वियसली रिवाइज किया होगा। नाउ इट कंटेन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ 5 थिंग्स। पहले 3 वाली तो सेम ही है, GST नंबर ये तो सेम ही है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन नंबर, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नंबर, ये। इसके अलावा जो 2 नए ऐड हुए हैं, मैं रेड में लिख देता हूं, जो 2 नए ऐड हुए हैं, तो फॉर्म एजाइल की जगह एजाइल प्रो नाम बदल दिया, फॉर्मेट इज सेम INC 30, सॉरी मतलब फॉर्म नंबर इज सेम, एजाइल नाम बदल दिया एजाइल की एजाइल प्रो, जिससे कंफ्यूजन होगी, सब एजाइल बोले कंफ्यूजन हो जाएगा। और फॉर्मेट सेम, सॉरी फॉर्म नंबर सेम है लेकिन फॉर्मेट हैज बीन चेंज, ऑब्वियसली, क्योंकि अब नाउ इसमें थ्रू अप्लाई करते हैं तो उसमें नाउ इस एप्लीकेशन में 5 थिंग। तो 2 नई चीज क्या हो गई, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। So now when we are applying to the for incorporation company under rule 38, जो एक ही बार में आप दिन के लिए और रिजर्वेशन नेम के लिए और कंपनी को एक साथ अप्लाई करते हैं, तो उसके साथ एक एप्लीकेशन आपको रूल 38 के अकॉर्डिंगली एजाइल प्रो में लगेगी, विच कंटेन्स द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द 5 नंबर्स, GSTN, यही एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। मतलब इन 3 के लिए तो पहले होता ही था, अब ये 2 नया ऐड हो गया एंड ये अमेंडमेंट। उसके अकॉर्डिंगली हेडिंग में भी चेंज है, ऑब्वियसली पहले हेडिंग में था ना कि रजिस्ट्रेशन फॉर 3 थिंग, यहाँ पे हेडिंग में भी चेंज है और टॉपिक के अंदर एजाइल की जगह एजाइल प्रो हो गया और ये 2 नई चीजें हो गई। तो मैंने पूरा टॉपिक रिप्रोड्यूस कर दिया जिससे कंफ्यूजन नहीं रहे एंड आपको ये, लेकिन रिप्रोड्यूस कर, लेकिन चेंजेस क्या है मैंने बता दिया। एजाइल का नाम बदल के एजाइल प्रो कर दिया,
ठीक है, जिससे कि पता लगे नया फॉर्म आ गया। एंड फॉर्म नंबर इज सेम बट फॉर्मेट हैज बीन रिवाइज। नाउ इट कंटेन्स द एप्लीकेशन नॉट फॉर रजिस्ट्रेशन 3 थिंग्स बट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ 5 थिंग्स। तो पहले 3 चीज तो सेम ही है, 2 नई ऐड हो गई, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। तो ये सारे चेंजेस थे इस चैप्टर के अंदर, प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और ACLP में कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन। एंड दीज आर ऑल चेंजेस इन बेसिकली। अगर मेजरली देखें, एक तो आपको रन की जगह स्पाइस प्लस हो गया, INC 32 स्पाइस की जगह स्पाइस प्लस हो गया, ठीक है, दोनों जगह जनरल मेथड में भी रूल 38 के अंदर ही। और यहाँ पे आपको इस रूल 38A के अंदर आपको एजाइल की जगह एजाइल प्रो हो गया। एंड नाउ इट कंटेन्स द रजिस्ट्रेशन नॉट फॉर 3 थिंग्स बट फॉर 5। तो 3 तो है ये, प्लस 2 और ऐड हो गए। तो दीज आर द वेरियस चेंजेस इन दिस चैप्टर, कंपनी इन प्रमोशन फॉर्मेशन कंपनी। एंड ACLP में इसका नाम क्या है, कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, अमेंडमेंट्स इन नेक्स्ट चैप्टर। देखिए चैप्टर का नाम है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। Memorandum and Articles of Association. This is the name of the chapter. सेम ये चैप्टर का नाम कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, SBC तीनों जगह सेम है, लेकिन ACLP में इसका थोड़ा सा नाम बदल गया है। एडवांस कंपनी लॉ प्रैक्टिस पेपर में इसका नाम है सेम ही वैसे सिमिलर सा ऑल्टरेशंस इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स। दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इन ACLP। है कुछ नहीं, बेसिकली जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसमें जब ऑल्टरेशन पढ़ते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, तो वहां पे चेंज ऑफ नेम पहले टॉपिक आता है, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम टॉपिक में ऑलमोस्ट लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि साहब कंपनी जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उस समय जब नाम रिजर्व होता है तो वो 20 डेज के लिए रिजर्व होता है, लेकिन चेंज ऑफ नेम के केस में जब आप नाम रिजर्व कराते तो 60 डेज की रिजर्वेशन होती है। तो लिखा लास्ट में बोल्ड करके, इट में भी नोटेड दैट, देखो लास्ट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है बोल्ड करके कि इनकॉर्पोरेशन के समय 20 डेज के लिए नाम रिजर्व होता है, और चेंज ऑफ नेम के समय अगर आप नाम रिजर्व कराते हैं फॉर चेंज ऑफ नेम तो उसमें 60 डेज के लिए नाम रिजर्व होता है। उसी के आगे मैंने आपको कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए, मैं लिखे एंड मैं पूरा ही पढ़ देता हूं एक ना। चेंज ऑफ नेम टॉपिक के अंदर देखिएगा, एक ऑलमोस्ट लास्ट में एक आपको ब्रैकेट के अंदर, आपको ब्रैकेट बोल्ड में लिखा हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट इन द केस ऑफ चेंज ऑफ नेम द रजिस्ट्रार CRC may reserve the name for a period of 60 days from the date of approval rather than 20 days at the time of incorporation। मतलब इनकॉर्पोरेशन में 20 डेज के लिए रिजर्वेशन होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज ऑफ नेम केस में 60। अब यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा, फुल स्टॉप हटा दीजिएगा, उसके आगे कंटिन्यूटी में कुछ वर्ड्स है, देख क्या, एंड एट द टाइम लगा, एंड रादर देन 20 डेज एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंटिन्यू, एंड एप्लीकेशन शैल बी मेड इन द फॉर्म रन रिजर्व यूनिक नेम rather than form SPICE plus, that is simplified pro forma for incorporating company electronically plus INC 32 which is used at the time of incorporation। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई भी थी। इसका मतलब क्या है, ये अभी मैंने बताई भी थी। इसका मतलब ये, मैं एक तरफ यहां लिख देता हूं, incorporation of company and change of name। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के केस में कितने पीरियड के लिए नाम रिजर्व होता है, पीरियड ऑफ रिजर्वेशन कितने दिन के लिए होता है आपका इनकॉर्पोरेशन के समय, 20 डेज, चेंज ऑफ नेम में 60 डेज। ये तो ऑलरेडी लिखी ये बात आपको। फॉर्म कौन सा यूज होता है, देखिए जब नाम रिजर्व करने के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्म कौन सा होगा, देखिए फॉर्म नंबर। इनकॉर्पोरेशन कंपनी के समय अभी मैंने बताया स्पाइस प्लस, अभी बताया था मैंने आपको, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकल प्लस INC 32, एंड चेंज ऑफ नेम में रन यूज होगा। इसका तो जो पहले यूज होता सेम रिजर्व यूनिक नेम, ये मैंने वहां पे मैं नोटिंग में डाल दी, कंफ्यूजन हो जाएगी साहब, अपने
यहां रन की जगह स्पाइस प्लस कर दिया, बताया था ना अभी बताया थोड़ी देर पहले कि रन की जगह स्पाइस प्लस हो गया, तो क्या यहां भी होगा? नो, चेंज ऑफ नेम में रन ही है। चेंज ऑफ नेम केस में जब नाम रिजर्व करने के लिए अप्लाई करेंगे टू द रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, तो यू विल अप्लाई इन फॉर्म रन, मतलब जो पहले था यहाँ कोई चेंज नहीं है, ये हाईलाइट करके लिखा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होता है कि सर यहाँ पे रन की जगह स्पाइस प्लस हो गया तो क्या यहाँ भी हो? नो, यहाँ रन का रन ही है, तो यहाँ अमेंडमेंट नहीं है लेकिन कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए आपको ये बात स्पेशली बताई गई कि साहब यहाँ स्टेटस सेम है, यहाँ पे रन की जगह रन ही है। इसे रन फॉर्म एबॉलिश नहीं हुआ, पहले रन फॉर्म दोनों जगह यूज होता है, इनकॉर्पोरेशन के समय भी रिजर्वेशन नेम के लिए, चेंज ऑफ नेम में भी रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए, लेकिन नाउ इट इज ओनली बीइंग यूज्ड एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ नेम, नॉट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका रन का क्या फॉर्मेट चेंज हुआ? यस, नाम वही है बट इसका फॉर्मेट रिवाइज हुआ, क्योंकि नाउ इट इज बीइंग यूज्ड ओनली इन दिस कॉन्टेक्स्ट, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी। रादर वहां पे स्पाइस प्लस यूज होता है। कौन सा यूज होता है? स्पाइस प्लस। तो ये छोटा सा एक अमेंडमेंट था इस चैप्टर के अंदर, दैट इज द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स या ACLP में ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, और इसमें कोई चेंज, ये अमेंडमेंट है ही नहीं। वैसे दूसरी जगह अमेंडमेंट हुआ इनकॉर्पोरेशन टॉपिक में, उसका इंपैक्ट यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए इसलिए मैंने बता दिया। एंड अदरवाइज देखा ये अमेंडमेंट थोड़ी है, यहाँ रन था, पहले भी रन था, यहाँ अभी भी रन है। अच्छा, अब इसके आगे की जो मैं अमेंडमेंट बताने जा रहा हूं अलग अलग चैप्टर्स के अंदर, वो SBC सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर पेपर में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसमें आगे की चैप्टर्स ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब अभी तक के जो मैंने 2 टॉपिक बताए, इन दोनों चैप्टर के जो अमेंडमेंट्स हैं वो चारों पेपर में एप्लीकेबल है। इसके आगे के जो अमेंडमेंट में बताने जा रहा हूँ अलग अलग चैप्टर में, वो SBC पेपर में एप्लीकेबल नहीं है, तो इसमें SBC के नोट्स अमेंडमेंट के वो यहीं तक के मिलेंगे, ठीक है। मैंने बताया सबके चारों पेपर के अमेंडमेंट के नोट्स मैंने अलग अलग बनाए, इसमें SBC के अमेंडमेंट यहीं तक है। मैं लिख देता हूं SBC अमेंडमेंट्स ओवर। बाकी जो 3 पेपर है, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम, इन तीनों पेपर में सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, मतलब पूरा जो अमेंडमेंट की में पूरी क्लास है ये तीनों पेपर में सेम चलेगा, ठीक है। ये आपको अभी आगे के मतलब ये 2 टॉपिक चैप्टर हो गए और आगे के जो चैप्टर्स उस तीनों पेपर में सेम चलेंगे, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम। एंड लेकिन SBC में अमेंडमेंट यहीं तक है, इसके आगे के जो अमेंडमेंट्स हैं वो SBC पेपर में एप्लीकेबल नहीं है। इज दैट ओके? नाउ नेक्स्ट चैप्टर देखिए, शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी अगेन ACLP वाले पेपर में, एडवांस कंपनी लॉ प्रैक्टिस पेपर में जो चैप्टर का नाम है जिसमें अमेंडमेंट है ये इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, दोनों में शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। SBC की बात अब नहीं करेंगे, SBC के अमेंडमेंट्स ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। तो कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, कंपनी लॉ दोनों में शेयर कैपिटल नाम है। देखो मैं जहां कुछ चेंज होगा अपने बता दूंगा। ACLP में चैप्टर का नाम क्या? इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स उस टॉपिक के अंदर, स्वेट इक्विटी शेयर्स के अंदर कुछ कंडीशन दे रखी हैं कि सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन कंपनी में इशू द स्वेट इक्विटी शेयर्स। कुछ कंडीशन दे रखी है साहब, ये कंडीशन फुलफिल करने पे ही अ कंपनी कैन इशू द स्वेट इक्विटी शेयर, एंड वहां पे 7 कंडीशन दे रखी हैं। तो जो कंडीशन नंबर ना, कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, 7 कंडीशन दे रखी है। उसमें कंडीशन नंबर जो 4 है वो पूरा का पूरा पॉइंट 4 मैंने नोट्स में रिप्लेस करके नया पॉइंट पर दे दिया, लेकिन उसमें है कुछ नहीं। फर्क क्या किया देखिए, 2 चेंजेस उसके अंदर। एक तो था इंप्लाइड लेकिन लिखा हुआ नहीं था, उसको मैंने बेटर कर दिया। देखिए मैं पढ़ रहा हूं पूरा। द कंपनी शेल नॉट इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर, जो रिवाइज पॉइंट नंबर 4 है, कंडीशन नंबर 4। द कंपनी शेल नॉट इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर फॉर मोर देन 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इन अ ईयर और द शेयर्स ऑफ द इश्यू वैल्यू ऑफ ₹5 करोड़ विच एवर हायर। मैं जिस क्लास में पढ़ाते समय बताते दोनों में जो भी हायर है, मतलब क्या है, एक साल में इन अ पर्टिकुलर ईयर
इन 1 ईयर कंपनी की जितनी एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 15% निकालो और 5 करोड़ रुपीस शेयर्स ऑफ द इश्यू वैल्यू, जितने आप इश्यू, उसकी वैल्यू 5 करोड़, दोनों विच एवर हायर, इतना मैक्सिमम इश्यू कर सकते हैं। तो विच एवर हायर ये वर्ड्स लिखे हुए नहीं थे पहले, बट वो डिस्कशन में आता था, लेकिन वो लिखे हुए नहीं थे आपके बुक में, मटेरियल में। तो मैंने अभी लिख दिया विच एवर हायर, इसको बोल्ड भी कर दिया। आपको जो अमेंडमेंट है उसमें जो पॉइंट नंबर 4 में जो चेंज है उस पोर्शन को मैंने बोल्ड भी कर दिया। तो विच एवर हायर मतलब क्या है, ये कैलकुलेशन कर लीजिए, कंपनी की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 15% निकाल लीजिए। 5 करोड़, अगर ये 15% अगर 5 करोड़ से कम है, ठीक है, इसका 5 करोड़ हायर हो गया। अब 15% अगर ये 5 करोड़ से ज्यादा है तो हायर कौन सा हो गया, वो अमाउंट हो जाएगा। वहां तक आप एक सिंगल ईयर में आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। अच्छा, उसी में आगे लिखा है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, मतलब टोटल सारे साल के मिला के सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एट एनी टाइम, ये सब सेम है। हाउ ए स्टार्टअप कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ इज पेड अप शेयर कैपिटल अप टू, पहले 5 ईयर्स था, उसके लिए 10 ईयर्स हो गया। ये चेंज है, पहले 5 ईयर्स था, अब उसकी जगह 10 ईयर्स हो गया। तो 5 ईयर्स स्टार्टअप कंपनी में ये अलाउड था कि इनकॉर्पोरेशन कंपनी बनने के 5 साल तक आप अपनी पेड अप शेयर कैपिटल का 50% तक स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन नाउ इट इज अलाउड अप टू 10 ईयर्स। इसका देखा जाए, नाउ इट इज अलाउड अप टू, मतलब 5 ईयर्स की जगह 10 साल तक ये फैसिलिटी अलाउ कर दी स्टार्टअप कंपनी को, और बेनिफिट दे दिया कि आप इनकॉर्पोरेशन से 10 साल तक, पहले 5 साल तक ही अलाउड था कि आप चाहें तो अपनी पेड अप शेयर कैपिटल का 50% तक स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। इसका तो क्या है, बेसिकली स्वेट इक्विटी शेयर टॉपिक के अंदर पॉइंट नंबर 4 में 5 ईयर्स स्टार्टअप कंपनी को जो 5 ईयर्स की फैसिलिटी दे रखी थी, 5 साल तक आप अपनी पेड अप शेयर कैपिटल का 50% तक स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। अब वो फैसिलिटी 5 ईयर्स की जगह क्या होगी, 10 ईयर्स तक अलाउ कर दी है, मतलब 10 ईयर्स तक आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब मोर बेनिफिट टू स्टार्टअप कंपनी। और एक विच एवर हायर बीच में मैंने जो डाला है वो मैंने टू मेक इट प्रोवाइड मोर क्लैरिटी। अदरवाइज देखा जाए वो अमेंडमेंट नहीं है, वो पहले से था, लेकिन हमारे नोट्स में या बुक्स में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन डिस्कशन में वो आता था कि हायर ही लेना है, एंड उसको और क्लैरिफाई कर दे लिख के विच एवर हायर। मेन जो चेंज है 5 ईयर्स की जगह स्टार्टअप कंपनी में क्या हो गया, 10 ईयर्स हो गया। मतलब पहले 5 साल तक वो फैसिलिटी अलाउड थी कि आप पेड अप शेयर कैपिटल का 50% तक स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, अब आपको 10 साल तक। बाकी इस पॉइंट में कोई चेंज नहीं है। और एक जगह मैंने विच एवर हायर लिख दिया, एक सिंगल ईयर में आपकी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 15% या शेयर्स ऑफ द इश्यू वैल्यू 5 को विच एवर हायर। तो कैलकुलेशन में हम विच एवर हायर लेते थे, लेकिन लिखा हुआ नहीं था, वो लिख दिया है। एंड ये दोनों चीज को विच एवर हायर को मैंने बोल्ड कर दिया है, 10 ईयर्स को भी बोल्ड कर दिया है। तो पूरा अमेंडेड पॉइंट नंबर 4 मैंने नोट्स में दे दिया है। चेंज क्या है मैंने बता दिया है। मेन चेंज ये 5 ईयर्स की जगह 10 ईयर्स हो गया इन द केस ऑफ स्टार्टअप कंपनी। तो दिस इज चेंज इन द टॉपिक स्वेट इक्विटी शेयर अंडर दिस चैप्टर द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, और ACLP में जो चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये छोटा सा चेंज है, कुछ और नहीं इसमें। नाउ वी मूव ऑन टू द अमेंडमेंट इन द नेक्स्ट चैप्टर, डिवेंचर्स। डिवेंचर्स, डिवेंचर्स जो टॉपिक है वहां पे इस डिवेंचर टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये चैप्टर है आपका। और ये CL ओल्ड सिलेबस, CL न्यू सिलेबस, ACLP सब में चैप्टर का नाम सेम है, डिवेंचर्स। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक टॉपिक है आपका अंडर दिस चैप्टर, DRR। इस बेसिकली इसके अंदर जो पूरा डिस्कस किया हुआ है वो रूल 18 सब रूल 7 डिस्कस किया हुआ। रूल 18 सब रूल 7 ऑफ ऑब्वियसली कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल्स 2014। आप जानते हैं चैप्टर नंबर 4 का नाम है शेयर कैपिटल डिवेंचर, उससे रिलेटेड रूल्स हैं। उसका रूल 18 सब रूल 7 पूरा डिस्कस किया हुआ रिगार्डिंग द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। एंड उसके अंदर आपको जो टॉपिक के अंदर ये डिवेंचर जो दे रखे हैं A, B, ये क्या क्लॉजेज हैं।
रूल 18 सब रूल 7 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, ऐसे करके, ठीक है। क्लॉज सी, क्लॉज डी, आई थिंक 4 क्लॉजेज हैं। तो क्लॉज ए, बी, सी, डी ऐसे हैं। रूल 18 सब रूल 7 क्लॉज ए, बी, सी, डी ऐसे आपको, ठीक है। जो क्लॉज बी है वो बहुत बड़ा है, एंड क्लॉज बी के अंदर आपको फिर सब क्लॉजेज हैं। क्या है? सब क्लॉजेज, ठीक है। एंड यहां पे सब क्लॉज आपकी 6 दे रखे हैं, 1 2 3 4। दिस इज क्लॉज, मैं लिख देता हूं, रूल 18 सब रूल क्लॉज बी। इसके अंदर आपको 6 सब क्लॉजेज हैं, 1 to 6। ये क्या है? सब क्लॉजेस। ये सबसे बड़ा क्लॉज है, रूल 18 सब रूल 7 क्लॉज बी। तो रूल 18 सब रूल 7 क्लॉज बी का जो सब क्लॉज 5 है उसमें चेंज है। कहां पे चेंज है? सब क्लॉज 5 में, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है। यहां जो सब क्लॉज 5 है इसमें चेंज है। चेंज क्या है मैं आपको बताता हूं। मैं पहले से जो सब क्लॉज 5 है वो पढ़ता हूं एंड आपको मैं बता दूंगा क्या चेंज है। पहले से जो ऑलरेडी जो है सब क्लॉज 5 है, ऑलरेडी जो आपके पास ऑलरेडी है बुक्स वगैरह में, वो मैं पढ़ता हूं और उसमें क्या चेंज आया। देखिए पहले आपको मैं कहां से पढ़ रहा हूं? रूल 18 सब रूल 7 क्लॉज बी सब क्लॉज 5, ये मैं पढ़ रहा हूं। देखिए सब क्लॉज 5 पहले कहते हैं इन केस अ कंपनी इज कवर्ड इन आइटम ए। अच्छा, सब क्लॉजेस के अंदर फिर आइटम्स हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे लिखते हैं इसको, ए ब्रैकेट बी, आइटम ए, आइटम बी, ठीक है। In case a company is covered in item A or item B of sub clause 3 or of clause B, मतलब clause B इस सब क्लॉज 3 का आइटम A आइटम B में कवर्ड है, ठीक है। और आइटम B ऑफ सब क्लॉज 4 ऑफ क्लॉज B, वो सब कुछ सब सेम है, खाली इसमें फर्क क्या है? स्टार्टिंग में बोला इन केस अ कंपनी, स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा हूं मैं? रूल 18 सब रूल 7 क्लॉज B सब क्लॉज 5, ये पढ़ रहा हूं। इन केस अ कंपनी इज कवर्ड इन आइटम ए और आइटम बी, किसका आइटम ए आइटम बी ऑफ सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज बी, तो और आइटम बी डिलीट हो गया, और आइटम बी डिलीट हो गया, ये पोर्शन डिलीट हो गया, डिलीटेड। इसका मतलब अब क्या हो गया? रिवाइज लैंग्वेज क्या होगी? इन केस अ कंपनी इज कवर्ड इन आइटम ए ऑफ सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज बी, मतलब बाकी सब कुछ सेम है, खाली क्या हट गया? और आइटम बी हट गया। मतलब क्लॉज बी का सब क्लॉज 3 का आइटम ए और आइटम बी दोनों, जो कंपनी दोनों में कवर्ड थी, दोनों की बात कर रहा था। अब वो आइटम बी हट गया है, तो अब ये हो गया इन केस अ कंपनी इज कवर्ड इन, मैं फिर से बोल रहा हूं, इन केस अ कंपनी इज कवर्ड इन आइटम ए ऑफ सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज बी और आइटम बी ऑफ सब क्लॉज 4, ये अलग है, ये तो सेम है जो पहले था अभी आपको, ठीक है, ये अलग है। और आइटम बी ऑफ सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 3 नहीं, सब क्लॉज 4 ऑफ क्लॉज बी। एंड उसके आगे थोड़ा सा उन्होंने इस पैराग्राफ के अंदर लैंग्वेज को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया, लेकिन मीनिंग में कुछ नहीं है, लैंग्वेज थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया। तो मेन फर्क क्या है? यहां पे ये हटा दिया, कंपनी विच आर कवर्ड इन आइटम बी ऑफ सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज बी, ये हटा दिया है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो क्लॉज 5 जिसमें अमेंडमेंट आया है, इसमें है क्या चीज? ये बोल रहा है कि साहब वो कंपनीज जो कहां कहां कवर्ड दे रखा है, इन कंपनीज को हर साल जितना उनका डिवेंचर्स मैच्योर होने वाला है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, आप स्टार्टिंग में चेक कर लीजिए वो जो फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ, और उस फाइनेंशियल ईयर के जो स्टार्ट हुआ उसके 30 अप्रैल तक, बाय 30 अप्रैल आपने जितना डिवेंचर आपको मैच्योर होने वाला है उसका 15% आपको सर्टेन स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है। 15% ये कंटिजेंसी फंड है, इन केस वो डिवेंचर मैच्योर हुआ, ड्यू फॉर रिडम्पशन हुआ और आपके फंड्स ही नहीं है, तो वो सिचुएशन आए तो उसके लिए आप एंड लिक्विड इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सब आपको दे रखा है। तो इसका अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो जो कंपनीज के बारे में बात कर रहे थे कि किन किन को ये प्रोविजन फॉलो करना है, कौन कौन सी पहले कंपनी थी? कंपनी विच आर कवर्ड इन आइटम ए और आइटम बी ऑफ सब क्लॉज 3 ऑफ सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज बी, ठीक है, और आइटम बी ऑफ सब क्लॉज 4 ऑफ क्लॉज बी। मतलब बाकी सब सेम है, खाली फर्क इसमें आ गया कि जो सब क्लॉज 3 क्लॉज बी के सब क्लॉज 3
कि आइटम बी में जो कंपनी कवर थी उनको डिलीट कर दिया, इसका नाउ दे आर नॉट रिक्वायर्ड। तो इंपैक्ट क्या हो गया, नाउ मैं इसका इंपैक्ट क्या हो, मैं यहां पे इंपैक्ट लिख देता हूं। अब पूरा रिवाइज मैंने क्लॉज 5, ये जो पूरा क्लॉज 5 रिवाइज आपको नोट्स में अमेंडमेंट हो तो आप उसकी रिवाइज पूरा पढ़ लेना, लैंग्वेज में भी जो चेंज है सब कुछ आपको। लेकिन मेन जो फर्क है वो देखिए क्या है, पूरा रिवाइज क्लॉज आपके अमेंडमेंट के नोट्स में मैंने दे दिया है। इंपैक्ट ये है, इंपैक्ट क्या देखिए इस अमेंडमेंट का, you can say that impact is that now companies covered under where item B of subclause 3 of clause B of rule 18 sub rule 7, they are not required to invest or deposit with same 15% of the in the specified investment। मतलब आपको इन कंपनीज पे ये रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी। रिक्वायरमेंट यहां दे रखिए सब क्लॉज 5 में ऑफ क्लॉज बी, और उससे हमने ओमिट कर दिया वहां से, और कंपनीज कवर्ड इन आइटम बी ऑफ सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज बी हटा दिया। जो कंपनी वहां कवर्ड हो रही है उन कंपनीज को अब आपको ये प्रोविजंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द इम्पैक्ट। तो अमेंडमेंट तो खाली इतना ही है, और कंपनीज लैंग्वेज कॉमन है ना, कंपनी कवर्ड इन आइटम बी, ठीक है, वो आपको डिलीट हो गया। तो मैंने पूरा रिवाइज क्लॉज 5 आपको दे दिया आपका अमेंडमेंट में। इम्पैक्ट क्या मैंने बता दिया, इस सर्टेन कंपनी को एग्जेम्पशन दे दी कि नाउ दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस प्रोविजन, जो कि पहले रिक्वायरमेंट थी। अब पहले ज्यादा कंपनीज को थी, अब कुछ कम कंपनी को, एक सर्टेन टाइप ऑफ कंपनी, कौन सी कंपनी, विच आर कवर्ड इन आइटम बी ऑफ सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज बी, इनको एग्जेम्पशन है, नाउ दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द सेम। दिस इज ऑल अबाउट द चेंजेस इन द डिवेंचर टॉपिक। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द अकाउंट्स। कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, दोनों में चैप्टर का नाम सेम है, लेकिन एसीएलपी में चैप्टर का नाम है जो अमेंडमेंट बताने जा रहा हूं, दैट इज प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स, ये चैप्टर का नाम है इन द एसीएलपी पेपर। बाई कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस और चाहे न्यू सिलेबस, दोनों जगह चैप्टर का नाम सेम है, अकाउंट्स। इसमें एक आपको टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स, CSR। अच्छा, उसी टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक एक्टिविटीज विच में बी इंक्लूडेड बाय कंपनी इन देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एक टॉपिक दे रखा ना आपका कि वो एक्टिविटीज which may be included by company in their CSR policy, schedule 7। तो CSR टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है एक्टिविटीज विच में इंक्लूडेड बाय कंपनी इन देयर CSR पॉलिसी एज गिवन शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के अंदर जो पॉइंट नंबर 8 है, ऑलरेडी जो बुक में आपके शेड्यूल 7 आपके दे रखा है, एंड उसमें टोटल 12 पॉइंट्स हैं। टोटल 12 पॉइंट्स है शेड्यूल 7 के अंदर, 12, उसमें पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ऑलरेडी जो लिखा और एनी अदर फंड। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के बाद और एनी अदर फंड के पहले बीच में कुछ वर्ड्स इंसर्ट हो गए। क्या इंसर्ट हो गए, बट आफ्टर द वर्ड्स प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इन पॉइंट नंबर 8, सब नोट्स में आपको लिखा हुआ, अमेंडमेंट नोट्स आप साथ में रेफर करें तो आराम समझ में आ जाएगा कि आप इन पॉइंट नंबर 8 आफ्टर द वर्ड्स प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, द वर्ड्स, नए कुछ वर्ड्स वहां ऐड हो गए, ठीक है, वो क्या ऐड हो गए, वो ऐड हो गए इसके अंदर आफ्टर द वर्ड्स इन पॉइंट नंबर 8,
आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसके बाद क्या नए वर्ड्स यूज हो गए देखिए, और प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, इन शॉर्ट ब्रैकेट में पीएम प्राइम मिनिस्टर केयर्स, सुना होगा आपने आजकल बड़ा पॉपुलर CARES, प्राइम मिनिस्टर केयर्स CARES फंड, पीएम केयर्स, प्राइम मिनिस्टर पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड, ये नए वर्ड्स ऐड हो गए। इसका इंपैक्ट क्या है? आपने सुना होगा बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 प्रॉब्लम, कोरोना वायरस प्रॉब्लम, ठीक है, जिससे कि पूरा वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया फंड सेटअप किया था जिसका नाम है पीएम केयर्स फंड, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। और ये कहा था कि साहब जो भी कंपनीज इस फंड में कंट्रीब्यूट करती है तो वो भी CSR एक्सपेंडिचर, क्योंकि शेड्यूल 7 का मतलब शेड्यूल 7 है कि CSR पॉलिसीज की क्या क्या एक्टिविटी आपकी CSR पॉलिसी का पार्ट हो सकती है। इसका मतलब जब आप कंट्रीब्यूशन, क्योंकि पॉइंट नंबर 8 की लैंग्वेज देखिए, कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये तो पहले था, अब इसमें क्या ऐड हो गया, और पीएम केयर्स फंड और एनी द फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब बेसिकली फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलीफ एंड ऑल दैट। इसका मतलब बेसिकली अगर एक कंपनी कंट्रीब्यूशन करती है टू पीएम केयर्स फंड, मतलब जो पहले से वहां दे रखे हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड या अदर फंड, वो सब तो है ही है, ऐड क्या हो गया इसके अंदर, इसका अगर कोई कंपनी पीएम केयर्स फंड को फॉर, क्योंकि पीएम केयर्स फंड स्पेसिफिकली सेटअप किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द मनी डोनेशंस, जो पैसा यूज होगा ओनली फॉर टैकलिंग द कोरोना वायरस प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट, उसी से रिलेटेड स्पेसिफिकली उसी के लिए, ठीक है। तो इमरजेंसी सिचुएशन मतलब और भी हो सकता है, बेसिकली अभी फिलहाल जो है कोरोना वायरस रिलेटेड। इसका कंपनी अगर यहां कंट्रीब्यूशन देती है पीएम केयर्स फंड में तो वो भी CSR एक्सपेंडिचर में काउंट होगा एंड दैट विल ट्रीटेड एज एंड CSR एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसमें एक दो चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा, ये तो अमेंडमेंट क्या था मैंने बता दिया, लेकिन इससे ज्यादा कुछ क्लैरिफिकेशन भी आए थे, वो भी समझिए कि इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। इसका था अगर इफ अ कंपनी, अमेंडमेंट तो मैंने बता दिया, इफ अ कंपनी मेक्स कंट्रीब्यूशन नंबर 1 टू पीएम केयर्स फंड, जो ही मैंने बताया जो ऐड हो गया शेड्यूल 7 में पॉइंट नंबर 8 में, तो ये CSR एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। यस, कंपनी को CSR एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। आपने सेक्शन 135 में पढ़ा ना, कंपनी को कुछ पैसा स्पेंड करना फॉर CSR पर्पस, एक काउंट और टिक कर दिया। लेकिन अगर कोई चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है या स्टेट रिलीफ फंड है, इनमें कोई कंपनी कंट्रीब्यूशन करती है, कंपनी मेक्स कंट्रीब्यूशन टू चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या स्टेट रिलीफ फंड, इस तरह के किसी फंड में अगर कंट्रीब्यूशन करती है तो ये आपको एक्चुअली CSR एक्सपेंडिचर काउंट नहीं होगा, क्रॉस, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज CSR एक्सपेंडिचर। कोई शेड्यूल 7 में कहीं भी कवर्ड नहीं है। आप करना चाहे कर सकते हैं, मना नहीं किया, कंपनी नहीं एकदम कर सकते हैं, बट इसका बेनिफिट आपको ये नहीं हुआ कि आप इसे CSR एक्सपेंडिचर में कंसीडर कर लें और सेक्शन 135 में कंप्लायंस हो जाए, वो आपको पॉसिबल नहीं है। ये कोई इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, रिसेंट ये सब कुछ क्लैरिफिकेशन आए थे रिगार्डिंग द CSR। अब मैं कुछ चीज और ऐड कर दूं, ये तो क्लियर हो गया कि पीएम केयर्स फंड में कंपनी कंट्रीब्यूट करती है, वो CSR एक्सपेंडिचर में अलाउड है, इट ट्रीटेड एज CSR एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर कोई कंपनी कंट्रीब्यूशन करती है तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या स्टेट रिलीफ फंड, ये CSR एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, मना नहीं कर रहे, बट ये CSR एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं होगा। मैं एक दो चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा। अगर एक कंपनी कंट्रीब्यूशन करती है
कंपनी मेक्स अ कंट्रीब्यूशन, ये ऊपर में हेडिंग लिखी है, इफ अ कंपनी मेक्स कंट्रीब्यूशन टू होम, टू स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आपको तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपने में स्टेट में एक अथॉरिटी बनाई, स्टेट डिजास्टर, मतलब अथॉरिटी ऑलरेडी स्टेट डिजास्टर, इसको कंट्रीब्यूशन करती है, तो ये आपको सीएसआर एक्सपेंडिचर में काउंट होगा, इट विल काउंटेड इन सीएसआर एक्सपेंडिचर। टिक कर दिया। ये पॉइंट नंबर 12 में कवर हो रहा है, जो ऑलरेडी पॉइंट नंबर 12 शेड्यूल 7 में है। शेड्यूल 7 का जो पॉइंट नंबर 12 में ऑलरेडी कवर हो रहा है, मतलब आप देखें शेड्यूल 7 में जो चीज दे रखी है उससे रिलेटेड अगर उसमें कुछ कवर हो रहा है तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं कवर तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो शेड्यूल 7 का पॉइंट नंबर 12 में पढ़ देता हूं, जो ऑलरेडी आपके बुक में। पॉइंट नंबर 2, डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, आप जब किसी स्टेट की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो अल्टीमेटली आप डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं, एंड इट विल बी कंसीडर्ड टू सीएसआर एक्सपेंडिचर। ये कवर कहां इन पॉइंट नंबर 12 ऑफ शेड्यूल 7, पॉइंट नंबर 12 ऑफ शेड्यूल 7। एक और आपको चीज में ऐड कर देते हैं, देखिए ये तो कंट्रीब्यूशन था, मतलब आप कुछ डायरेक्टली नहीं कर रहे, यू आर गिविंग मनी टू द सम फंड एंड वो आगे करेंगे, तो पीएम केयर्स फंड को देने सीएस एक्सपेंडिचर काउंट होगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या स्टेट रिलीफ फंड नहीं काउंट होगा। दे सकते हैं लेकिन काउंट सीएसआर एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंट्रीब्यूशन कंपनी कर रही है, वो सीएसआर एक्सपेंडिचर में पॉइंट नंबर 12 में कवर हो रहा है, शेड्यूल 7 का पॉइंट नंबर 12। अगर एक कंपनी, इसमें एक चीज मैं और ऐड करता हूं, इफ अ कंपनी मेक्स एक्सपेंडिचर, वो कंट्रीब्यूशन तो आप खुद पैसा खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर नंबर 1 फॉर कोविड-19 रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे वर्कर्स आप जाने माइग्रेट किए, अपने अपने नेटिव प्लेस जाने लगे, उनकी हेल्प की, उनकी आपने ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प की, उनके रहने के लिए ऑन द वे जगह जगह टेंट लगाए, खाना प्रोवाइड किया, कोविड-19 रिलेटेड एक्टिविटीज है, ठीक है। लोगों फ्री मास्क बांटे, ठीक है, सैनिटाइजर बांटे, समथिंग लाइक कोविड-19 रिलेटेड एक्टिविटीज है। तो अगर इस तरह कंपनी एक्सपेंडिचर करती है तो इसको आपको सीएसआर एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाएगा, इट विल काउंटेड सीएसआर एक्सपेंडिचर। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को सिंपली सैलरी वैल्यू दी है जो उसका ड्यू बनता है, ठीक है, वो काउंट ऑब्वियसली वो तो उसका ड्यू बनता है, उसका राइट। लेकिन एक कंपनी एक्सपेंडिचर करती है अपने एम्प्लॉय फॉर ओन एम्प्लॉयज, बियॉन्ड देयर इंटाइटलमेंट, मतलब जितनी उनकी इंटाइटलमेंट है, जितनी उनकी सैलरी मिलनी चाहिए, वेजे, मतलब जितना लीगली वो इंटाइटल्ड है, बियॉन्ड देयर इंटाइटलमेंट, उसके बियॉन्ड जाके कंपनी अगर कुछ खर्चा कर रही है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस इश्यू एंड ऑल दैट, ठीक है, जैसे बहुत लोग हेल्प कर दिया आपने उनकी, तो वो भी आपको सीएसआर एक्सपेंडिचर में काउंट होगा, वो भी काउंट होगा। तो ये कुछ चीजें अभी रिसेंट, क्योंकि अभी ये बड़ा मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज के दिन, ये मतलब डिस्कशन का मुद्दा है, तो इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि साहब ये कंपनी ने एक्सपेंडिचर किया तो ये क्या सीएसआर एक्सपेंडिचर काउंट होगा या नहीं होगा। स्पेशली वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, पीएम केस में करेंगे तो होगा, स्टेट चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या स्टेट रिलीफ नहीं होगा, लेकिन स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कंट्रीब्यूशन करते होगा। कोविड-19 रिलेटेड एक्टिविटी में आप पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे होता है कैंप लगा दिए, खाना फ्री बांटा, मास्क प्रोवाइड किए, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प की, ठीक है, सीएसआर एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। अपनी एम्प्लॉय को उनकी इंटाइटलमेंट के बियॉन्ड जाए कोई बेनिफिट आपने दिया है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट, तो वो भी सीएसआर एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। लेकिन आपको ये सब चीज, ये सब कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो क्लैरिफिकेशन आई कि साहब कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं, कंट्रीब्यूशन है, किसे सीएसआर एक्सपेंडिचर में कंसिडर किया जाए, किसमें नहीं किया जाए। तो मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बता दी कि आपको ध्यान रखना है। अमेंडमेंट तो ये थी कि पॉइंट नंबर 8 ऑफ शेड्यूल 7 उसके अंदर पीएम केयर्स फंड ऐड हो गया है, एंड जो कि नया फंड स्पेशली सेटअप किया गया था एंड टू टेक द कंट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस सिचुएशन ऑल दैट, ठीक है। एंड वो शेड्यूल 7 में ऐड करने का मतलब बेसिकली उसको भी कंपनीज कंट्रीब्यूशन देती है, तो वो भी आपको सीएसआर एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जाएगा। नाउ सेम चैप्टर के अंदर अकाउंट चैप्टर,
या ACLP के अंदर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स। इस चैप्टर के अंदर एक आपका टॉपिक है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार। फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार, सेक्शन 137। इसके फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है, इस टॉपिक के फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करेगी इन फॉर्म AOC 4 और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपकी सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी है तो AOC 4 CFS, ये दे रखा है फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक, AOC 4 एंड AOC 4 CFS। इस पैराग्राफ के बाद, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ के बाद और सेकेंड पैराग्राफ के पहले, इन दोनों पैराग्राफ पैरा 1 और पैरा 2 के बीच में एक नया पैरा ऐड कर दिया। वो पैरा आपको अमेंडमेंट के नोट्स में मिलेगा। वो है क्या चीज, ये बोल रहा है, मैं पढ़ देता हूं पूरा वो पैरा क्या है। मतलब पहले से जो पैरा 1 और पैरा 2 इस टॉपिक में है, पैरा 1 और पैरा 2, इसके बीच में एक नया पैरा ऐड होगा, मतलब पैरा 2 3 बन जाएगा। जो पहले से पैरा 2 और पैरा 3 बन जाएगा, पैरा 2 बीच में नया ऐड हो गया। वो क्या, देखिए मैं पढ़ देता हूँ आपको, फिर समझा भी दूंगा। इट में बी नोटेड दैट, मतलब पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC 4 में फाइल होंगे और अगर कंसोलिडेटेड AOC 4 CFS में फाइल होंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर पैरा 2 जो नया ऐड होगा और जो पहले से 2 था 3 बन जाएगा। इट में बी नोटेड दैट एवरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको वो NBFC विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड shall file the financial statement with registrar together with form AOC 4 NBFC ब्रैकेट में Ind AS। मतलब वो AOC 4 में फाइल नहीं करेंगे, किसमें फाइल करेंगे, AOC 4 NBFC Ind AS एंड द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी, अगर उनकी कोई सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी है, इन फॉर्म AOC 4 CFS NBFC ब्रैकेट में। मतलब बेसिकली क्या है, इस ये जो फॉर्म नंबर जो जनरली हैं उस केस में उसका NBFC ऐड हो जाएगा, ब्रैकेट में Ind AS वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब उनके फॉर्म नंबर डिफरेंट हो जाएंगे, तो नेट इसलिए उसके लिए अलग पैराग्राफ बना दिया। इसका मतलब अगर कोई NBFC है, कौन सी NBFC, विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सारी NBFC की बात नहीं कर रहे। अगर किसी NBFC में Ind AS नहीं लग रहा तो फिर इस पे ये वाला पैराग्राफ अप्लाई नहीं होगा, फिर वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी फॉर्म में फाइल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो NBFC विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई Ind AS, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फॉर्म में फाइल करेंगे, रादर देन वो AOC 4 जो जनरली वो नहीं करेंगे, रादर इसकी जगह क्या हो जाएगा, AOC 4 NBFC ब्रैकेट में Ind AS। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कोई है या आपकी सब्सिडी एसोसिएट है तो जनरली तो क्या होता है, AOC 4 CFS होता है, ये नहीं करेंगे। इसकी जगह क्या होगा, AOC 4 CFS। मतलब जो जनरल नाम है देखो वो सेम आ रहा है, यहाँ देखो उसके आगे ही लिख दो, ये जो जिसके लिए है, किसके लिए, NBF, याद करने का तरीका NBFC ब्रैकेट में Ind AS। तो ये नए फॉर्म आगे होंगे किनके लिए, वो NBFC जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है या जिनको फॉलो करना है, दे विल बी फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट इन द यूजुअल फॉर्मेट विद द ROC अंडर सेक्शन 137, रादर उनके लिए नए फॉर्मेट्स आ गए। उन फॉर्मेट्स का नाम क्या है, तो AOC 4 की जगह उनके लिए AOC 4 NBFC Ind AS हो गया, और AOC 4 CFS की जगह उनको हो गया AOC 4 CFS NBFC ब्रैकेट में Ind AS। सो ये एक छोटा सा चेंज था इन द टॉपिक फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार। तो एक नया मैंने पैरा ऐड कर दिया, जैसे पता लग जाए इन कंपनीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने के फॉर्म डिफरेंट है रादर देन द यूजुअल फॉर्म्स। नाउ मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ KMP, नेक्स्ट चैप्टर। की मैनेजर पर्सन अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन। ये चैप्टर का नाम तीनों जगह सेम है, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस एंड ACLP एडवांस कंपनी लॉ प्रैक्टिस, तीनों पेपर में सेम नाम है टॉपिक का, चैप्टर का, अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन ऑफ की मैनेजर पर्सन KMP। इसमें एक तो चेंज आपका जो सेक्शन 203 पढ़ते हैं कि साहब सर्टेन कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट सर्टेन KMP, तो
तो उसमें आप पढ़ते हैं रूल 8, उसमें लिखा ना सर्टेन कंपनी एज प्रेस्क्राइब, तो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया रूल 8 एंड रूल 8A में। तो रूल 8 में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन रूल 8A में इस बार चेंज आ गया। रूल 8A में पहले क्या था, अपने बुक में देखना सेक्शन 203 आप जो पढ़ेंगे उसके साथ फिर रूल 8A, सेक्शन 203 के रूल 8 है, रूल 8A है। जिसमें वो कंपनीज प्रेस्क्राइब विच आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द KMP। तो रूल 8 में तो कोई चेंज नहीं है, तो सेम है। यह एक चेंज कर दिया। चेंज ये क्या कर दिया, जैसे पहले था रूल 8 में था कि जो कंपनीज रूल 8 में कवर्ड नहीं है। रूल 8 में कवर्ड कौन थी पहले, लिस्टेड कंपनीज कवर्ड थी यहां पे, एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल 10 करोड़, ये रूल 8 में कवर्ड थी। इसे इनके अलावा बाकी कंपनी, इनके अलावा बाकी कंपनीज, उसकी बात करें। लेकिन अब उसकी लैंग्वेज होगी एवरी प्राइवेट कंपनी। अब ये मैं अमेंडेड बता रहा हूं। और उसमें था कि साहब जो कंपनी यहां कवर्ड नहीं है उनके अलावा बाकी कंपनीज, ठीक है, बाकी कंपनीज दे आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट, दे आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द कंपनी सेक्रेटरी। अब आगे सर एवरी प्राइवेट कंपनी अब ये रूल आ गया सर, एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। और पहले तो 5 करोड़ था, पहले क्या 5 करोड़। तो मेन फर्क क्या आ गया, देखिए रूल 8 सेम है, रूल 8 भी सेम बाय एंड लार्ज। मेन फर्क क्या आ गया, पहले प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा थी उनको भी कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ता था। नाउ दे आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ओनली इफ द कैपिटल इज 10 करोड़ मोर, ओनली द कैपिटल इज 10 करोड़। मतलब अगर 5 करोड़ है, इसका इंपैक्ट क्या है अमेंडमेंट का, कि अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है, इधर कोई चेंज नहीं है, चेंज यहां पे कंपनी सेक्रेटरी वाले में। ये सब इंपैक्ट ये है कि पहले प्राइवेट कंपनी या किसी कैपिटल, प्राइवेट कंपनी की पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको भी कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ता था। एंड अब क्या है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा तभी कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है। इसका 5 करोड़ या उससे ज्यादा है प्राइवेट कंपनी में कैपिटल, लेकिन 10 करोड़ से कम है, तो पहले उनको वो भी कवर्ड थे फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटिंग द CS, लेकिन अब कवर्ड नहीं है। इसका कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 करोड़ या उससे ज्यादा प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं, एंड लेस देन 10 करोड़, इस ब्रैकेट में जो प्राइवेट कंपनी कवर हो रही है, पहले उन पे भी CS अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट आती थी, अब नहीं है। ये इंपैक्ट है, नेट रिजल्ट आज के दिन क्या, देखिए चेंज सिर्फ छोटा सा ये है, रूल 8A के अंदर 10 करोड़ की जगह 5 करोड़ कर दिया है, 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ कर दिया है फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। यही चेंज है। लेकिन मैंने नोट्स के अंदर अमेंडमेंट में मैंने पूरा टॉपिक रिप्रोड्यूस कर दिया है, पूरा टॉपिक, जिससे आप कंफ्यूजन नहीं रह जाए, एंड आपको पूरा का पूरा टॉपिक आपको रिप्रोड्यूस। नेट रिजल्ट ये है, अगर हम अपॉइंटमेंट ऑफ CS की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ KMP विच इज कंपनी सेक्रेटरी, उसकी बात करते हैं, तो विच कंपनी, अब अमेंडमेंट के बाद विच कंपनी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट, all listed companies, they are required to appoint KMP in the form of company secretary. Unlisted public companies having the paid up share greater than equal to 10 crore. Private company having the paid up share greater than equal to 10 crore. यहां चेंज आ गई, यहां पहले 5 करोड़ था, ये और ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। रूल 8 से आ रहा है, ये तो रूल 8 से आ रहा है, ये रूल 8A से आ रहा है। तो यहां पहले 5 करोड़ तक, एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग ए पेड अप शेयर 5 करोड़ मोर, अब क्या हो 10 करोड़, तो ये चेंज हो गया। इसलिए बताया जिन प्राइवेट कंपनी के 5 करोड़ या उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल बट लेस देन 10 करोड़, पहले उन पे भी CS अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट थी, अब वो हट गई है। अब रिक्वायरमेंट कब है, अगर आपकी कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। ये वाली सेम चीज यहां भी हो गई, जो पहले यहां थी। ये पहले दो में कोई चेंज नहीं, यहां चेंज आ गया। यहां 5 करोड़ था पहले, इसकी जगह क्या हो गया 10 करोड़ हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर KMP, वहां कोई चेंज नहीं है, वहां सेम है। अदर KMP कंपनी सेक्रेटरी के अलावा, अदर देन CS, क्रॉस कर देता हूं, CS के अलावा, और CS वाला तो ऊपर आ गया। तो उस केस में
इन कंपनी के लिए ऑल लिस्टेड कंपनी, इसमें कोई चेंज नहीं है. एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप ग्रेटर देन इक्वल 10 करोड़. इसका मतलब ये देखो यहां भी कवर्ड, यहां भी कवर्ड है. इसका मतलब क्या है, इन कंपनीज को तो अदर केएमपी भी रखने हैं, देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर या सीईओ, उनमें से कोई एक प्लस सीएफओ, पढ़ो ना, उन चारों में से कोई एक प्लस सीएफओ. सेक्शन 203 में आपको स्टार्टिंग में सब सेक्शन 1 में दे रखा है. तो इनको तो वो रखना है, प्लस कंपनी सेक्रेटरी भी रखना है, क्योंकि ये कंपनी यहां भी कवर्ड है, यहां भी कवर्ड है. इनको तो एमडी, मैनेजर, सीईओ या होल टाइम डायरेक्टर, इन चारों में से कोई एक प्लस सीएफओ प्लस एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अब प्लस कंपनी सेक्रेटरी, ये सब रखना है, क्योंकि यहां भी कवर्ड, यहां भी कवर्ड है. लेकिन कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट के बाद में ये तो कंपनी अपॉइंट करेगी, साथ में प्राइवेट कंपनी भी अपॉइंट करेगी जिसकी कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है. पहले क्या था, प्राइवेट कंपनी कौन से अपॉइंट करेगी जिसकी कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है. तो उस कारण से कैसे थे, नंबर ऑफ जॉब्स थोड़ा सा प्राइमा फेसी लगता है कम हो गई है कि 5 करोड़ या उससे ज्यादा, बट लेस देन 10 करोड़ वाली प्राइवेट कंपनी नाउ दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट सीएस, जो कि पहले थे. लेकिन वैसे भी इन कंपनी में इतना काम नहीं होता कि सीएस रखा जाए. प्रैक्टिकल एंगल से अगर बात करें तो प्रैक्टिकल एंगल से तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. लोगों ने कई बार इसका इशू ही बनाया था, ऐसे जॉब्स कम हो गए, ये हो गया, बट आई थिंक प्रैक्टिकली देखा जाए कोई रेलेवेंस उन कंपनी में कुछ इतना काम ही नहीं होता जो बहुत छोटी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी. जो 5 करोड़ आज के दिन क्या होता है, छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हैं उसमें 5 करोड़ कैपिटल लग जाती है. हम कंपनीज की बात करें ऑल दैट, इसलिए उन कंपनी में एग्जाम इसलिए कर दिया कि प्रैक्टिकली रेलेवेंस भी नहीं थी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एग्जाम कर दिया. ठीक है, तो ये चेंज है. तो यहां चेंज आया है सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी और सीएस, वहां पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और मोर था, उसकी जगह 10 करोड़ हो गया. ठीक है, तो लेकिन मैंने पूरा रूल 8 और रूल 8 रिप्रोड्यूस पूरा कर दिया, जैसे कंफ्यूजन हो जाए मैंने समझा भी दिया कि साम अमेंडमेंट कहां पे है. सेम चैप्टर के अंदर एक आपका टॉपिक है सेक्रेटरियल ऑडिट. सेक्शन 204, इसमें स्टार्टिंग में लिखा सेक्शन 204 सब सेक्शन 1 में ये हर लिस्टेड कंपनी, उसके अलावा अदर क्लास ऑफ कंपनी एज में प्रिस्क्राइब्ड आर सब्जेक्ट टू सेक्रेटरियल ऑडिट. मतलब लिस्टेड कंपनी की सेक्रेटरियल ऑडिट होगी, इसके अलावा वो कंपनी जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उनकी भी सेक्रेटरियल ऑडिट होगी. तो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करने के रूल 9 बना है. क्या बना, रूल 9. तो रूल 9 के अंदर कुछ चेंज है. चेंज क्या देखिए आपको, पहले गवर्नमेंट ने जो अदर क्लास ऑफ कंपनी प्रिस्क्राइब कर रखी थी, अदर देन लिस्टेड कंपनी तो है ही है, इट इज सब्जेक्ट टू सेक्रेटरियल ऑडिट. पहले जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करते वो तो सेम है, एक चीज और ऐड हो गई. पहले प्रिस्क्राइब क्या थी, पब्लिक कंपनी ऑब्वियसली अनलिस्टेड की ऑल लिस्टेड और सेक्शन में कवर्ड है सेक्शन 204 में, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़. पब्लिक कंपनी जिसकी टर्नओवर ग्रेटर देन 250 करोड़, ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़, ये तो सेम है, इसमें कोई. इसके अलावा अब जो नया ऐड हो गया वो देखिए, वो मैं इसको हाईलाइट करता हूं. क्या ऐड हो गया, एवरी कंपनी हैविंग द आउटस्टैंडिंग loans or borrowings from banks, public financial institutions of greater than equal to 100 करोड़, ये नया ऐड हो गया. इस ये जो कंपनी इसमें कवर हो रही है इनकी भी सेक्रेटरियल ऑडिट होगी. मतलब पहले जो कवर्ड होती थी उनकी तो सेक्रेटरियल ऑडिट होगी, वो तो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ. हमने एक और क्लास ऑफ कंपनी गवर्नमेंट ने रूल 9 अमेंड कर दिया और एक और पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनी प्रिस्क्राइब कर दिया, इनकी भी सेक्रेटरियल ऑडिट होगी. वो कौन सी, एवरी कंपनी. एक चीज नोट करने वाली थी, एवरी कंपनी, दैट कंपनी में भी पब्लिक और प्राइवेट. अच्छा, पहले हम सेक्रेटरियल ऑडिट में प्राइवेट कंपनी कहीं कवर्ड नहीं थी. कोई पहला था एवरी लिस्टेड कंपनी सेक्शन में दे रखा है, प्लस ये दोनों में से पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, एक कैपिटल के हिसाब से, एक टर्नओवर के हिसाब से. लेकिन इसमें प्राइवेट भी आ सकती है, एवरी कंपनी, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो. खाली लोन्स देखना है, आउटस्टैंडिंग मतलब जितना फ्यूचर में रीपे होना, जो आपको लाइबिलिटी ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में आ रही है,
आउटस्टैंडिंग कितना, लोन्स ऑफ बोरोइंग, किससे, बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल, और कोई लोन है किसी अदर देन बैंक अदर देन पब्लिक, वो नहीं लेना, किससे, बैंक से पब्लिक फाइनेंशियल, उनसे आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग कितना है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, तो उस केस में वैसी कंपनी की भी सेक्रेटरी ऑडिट होगी। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ, क्या सेक्रेटरी ऑडिट का स्कोप वाइड हो गया। नाउ मोर कंपनीज आर कवर्ड अंडर सेक्रेटरी ऑडिट। पहले सारी लिस्टेड कंपनी कवर्ड होती थी, प्लस ये कंपनी कवर होती, ये कवर होती थी, तो अभी भी ये कवर्ड है, प्लस और ये भी कवर हो गई। हो सकता है कोई कंपनी है प्राइवेट है जिसमें लोन्स और बोरोइंग बहुत ज्यादा है फ्रॉम बैंक, पहले तो उनकी सेक्रेटरी ऑडिट नहीं, अब उनकी होगी। या कोई पब्लिक कंपनी है जिसका कैपिटल भी 50 करोड़ से कम है, टर्नओवर भी 250 करोड़ से कम है, लेकिन लोन्स और बोरोइंग फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंस 100 करोड़ से ज्यादा है, तो वो तो देखा जहां कवर नहीं होते, लेकिन ना उनकी भी सेक्रेटरी ऑडिट होगी। इट मीन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, स्कोप ऑफ सेक्रेटरी ऑडिट बिकम वाइडर, नाउ मोर कंपनीज आर सब्जेक्ट टू सेक्रेटरी ऑडिट। ये हमारे सीएस, आप जानते हैं सेक्रेटरी ऑडिट प्रैक्टिसिंग सीएस करता है, तो उस एंगल से प्रैक्टिसिंग सीएस का काम बढ़ गया। नाउ दे कैन गेट मोर क्लाइंट्स बिकॉज नाउ मोर कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो द सेक्रेटरी ऑडिट। तो उस एंगल से देखा जाए इट्स अ गुड न्यूज फॉर द सीएस प्रोफेशन की आपको ज्यादा काम मिल रहा है, ठीक है, एंड ये आपका इम्पैक्ट। तो इसका मतलब जिन कंपनीज की वजह से सेक्रेटरी ऑडिट है वो सब कुछ सेम है, प्लस ऐड क्या हो गया कि जो कंपनी इसमें कवर हुई इनकी भी सेक्रेटरी ऑडिट होगी। ये इसके लिए रूल 9 अमेंड किया गया, एंड वो अमेंडेड रूल 9 मैंने आपको नोट्स में दे दिया। इसके साथ एक चीज और भी क्लेरिफिकेशन है, वो इम्प्लाइड था कि जैसे ये कैपिटल है, ये टर्नओवर है, और यहाँ पे जो लोन्स और बोरोइंग है, ये कब का लेंगे, कौन सी फिगर की कैपिटल लेंगे, सॉरी कौन सी डेट की कैपिटल लेंगे, कौन सी डेट का टर्नओवर लेंगे, या कौन सी डेट की लोन। तो बोला जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंस, जो भी कंपनी की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम एक्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं, इस कंपनी की लेटेस्ट ऑडिटेड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है, लेटेस्ट ऑडिटेड, ठीक है, उसकी जो लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट की कैपिटल लेंगे यहाँ पे। अगर वो कैपिटल 5 करोड़ 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है, या टर्नओवर 250, तो मतलब कैपिटल, टर्नओवर, लोन्स, बोरोइंग कौन सी डेट के लेंगे, उस कंपनी की जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी जो लास्ट डेट है, उस डेट की हम फिगर्स कंसीडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल, फॉर द पर्पस टर्नओवर, फॉर द पर्पस लोन्स और बोरोइंग्स, ठीक है। ये भी एक्सप्लेनेशन इसके अंदर आ गया साहब रूल 9 के अंदर। तो मैंने पूरा का पूरा रूल 9 आपको अमेंडेड, मेन एक तो एक्सप्लेनेशन आ गई, ये लोन्स कौन सी डेट के लेंगे, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लास्ट डेट की फिगर्स लेंगे, ठीक है, और आपको मतलब जो भी लेटेस्ट अवेलेबल है उसकी लास्ट डेट की। और दूसरा आपको इसके अंदर ये ऐड हो गया कि इन कंपनीज की भी सेक्रेटरी ऑडिट हो। इसका इंपैक्ट क्या है कि नाउ द स्कोप ऑफ सेक्रेटरी ऑडिट हैज बिकम वाइडर, नाउ मोर कंपनीज आर सब्जेक्ट टू सेक्रेटरी ऑडिट, एंड इट्स अ गुड न्यूज फॉर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, प्रैक्टिसिंग सीएस, बिकॉज सेक्रेटरी ऑडिट करने के लिए प्रैक्टिसिंग सीएस इज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल, जैसे आप जानते हैं। उसका इंपैक्ट यहाँ आएगा साहब कि आप ज्यादा कंपनी को इसका प्रैक्टिसिंग सीएस को ज्यादा काम मिलेगा, मोर क्लाइंट्स फॉर डूइंग द सेक्रेटरी ऑडिट। तो ये सारे अमेंडमेंट से, चेंजेस से इन ऑल द 4 पेपर्स, ठीक है, एंड मैंने एक करके बता दिया आपको। एसबीसी में शुरू में मैंने बता दिया कि एक सर्टेन लेवल तक अमेंडमेंट्स, उसके बाद के अमेंडमेंट एसबीसी एप्लीकेबल नहीं है। बाकी कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, बोथ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस, प्रोफेशनल प्रोग्राम, ये सब में पूरा का पूरा जो लेक्चर मैंने डिस्कस किया है सब में सेम अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। हाँ, चैप्टर के नाम में फर्क आ सकता है, मैंने बता दिया, पेज नंबर में फर्क आ सकता है, उन सब के मैंने नोट्स आपको अलग अलग पेपर के हिसाब से बना के दिए हैं, ठीक है, वो आपको अलग अलग मिलेंगे। लेकिन लेक्चर कॉमन था इसलिए मैंने पेज नंबर या चैप्टर नंबर नहीं बोला, लेकिन चैप्टर का नाम जरूर बताया, चैप्टर का नाम, उसमें सब चैप्टर टॉपिक, सब टॉपिक कहाँ अमेंडमेंट्स है। तो इसके साथ सारे अमेंडमेंट्स मैंने कंप्लीट कर दिए फॉर ऑल दीज 4 पेपर्स, एंड इसके नोट्स सबके अलग अलग हैं, आपके चारों पेपर के अलग अलग अमेंडमेंट के नोट, एंड ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट पे भी, और इसको हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और एज वेल एज आवर वेबसाइट। दैट इज ऑल फॉर एज फार द अमेंडमेंट्स इन ऑल दिस 4 पेपर्स, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, एसबीसी न्यू सिलेबस, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम। थैंक यू।